हाय वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज का मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूँ संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा सकूँ। कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का जो पेपर है जो आपका आने वाला है कल, उसके लिए मैं आपके लिए एक पेपर तैयार करके लाया हूँ। उसमें से आपको क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के पुराने वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न बैंक के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। हर चैप्टर में से 5-5, 10-10 क्वेश्चन मैंने आपके बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बनाए हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बैठना है, हल करना अनिवार्य है और किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए साथियों, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को एक्सप्लेन के साथ समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके करने वाले हैं, जो 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं और प्रश्न नंबर 6 से 23 तक के आंतरिक प्रश्न हैं जो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। आप पेपर देख लें और पेपर को ध्यान से समझें। सही विकल्प आपको चुनने हैं। 6 अंक के सही विकल्प है। पहले वाले सही विकल्प में कहा गया है कि संख्या 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। तो 4 और 9 का HCF यूक्लिड विभाजन से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका HCF आपका आ जाएगा 1। यदि किसी द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा दिया है इसका मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b बटा a और अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की शर्त बताइए। तो कोई हल ना होने की शर्त ये होती है इसकी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। कोई हल नहीं को हम असंगत भी बोलते हैं। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा बोल दिया जाए असंगत होने की शर्त बताइए तो असंगत की शर्त भी कोई हल नहीं होने वाली शर्त होती है। और एक नाम और होता है, इसको समांतर भी बोलते हैं। मैंने जब चैप्टर वाइज वीडियो समझाए हैं उनमें संपूर्ण इसको क्लियर करके बताया है। अब चौथा वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि एक AP दी हुई है। 4, 2, 0, -2 में सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर यानी कि इन सभी श्रेणी के बीच का अंतर। अब अंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद हमारा 2 है, 2 में से यदि मैं 4 को घटाऊंगा तो हमें -2 प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर B वाला सही रहेगा। अब अगला देखते हैं, चौथा वाला, पांचवा वाला। यदि त्रिभुज ABCDE समांतर है BC के तो AD बराबर x और DB बराबर x-2 और AE बराबर x+2e। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक त्रिभुज हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये हम त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम ABC नाम दे देते हैं और इसके समांतर DE इसके समांतर है। तो इसमें AD का मान x है, इसका मान आपका DB का मान x-2 है और इसका मान हमारा AE का मान x+2 है और ये x-2 है। अब यहाँ प्रमेय हम देखते हैं इसको, x बटा जो थेल्स प्रमेय है उसके अनुसार x बटा x-2 बराबर x प्लस x-1। अब इन जब का इनका क्रॉस गुणा हम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें क्रॉस गुणा करने पर x के वर्ग से x का वर्ग कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन में x का मान हमें 4 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर B सही रहेगा, 4। अब आगे देखते हैं छठे वाले को। बिंदु x1 y1 b बिंदु x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। अब भाज्य बराबर, तो ये यूक्लिड विभाजन जैसा सूत्र है। भाज्य बराबर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इसमें भाजक, इसमें ऑप्शन में खालिस्तान में आ जाएगा भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगला वाला खालिस्तान देखते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यंक हो सकते हैं। यदि किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उसके शून्यंक 2 होंगे। द्विघात समीकरण ax का वर्ग bx प्लस c बराबर 0 के विविधकर का सूत्र है। तो d बराबर यहाँ होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है। इस विविधकर के सूत्र की 3 कंडीशन होती है, मूल वास्तविक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे और मूल
अवास्तविक होंगे। ये भी मैंने चैप्टर वाइज जो वीडियो डाले हैं उनमें संपूर्ण इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर यहाँ पर समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश 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 का nवां पद खालिस्तान होगा। तो ये सिंपल सी भाषा में यदि समझा जाए तो ये श्रेणी दी हुई है तो इसका सूत्र ही याद करना है। सूत्र ही होता है an बराबर, यहाँ पर आपका फार्मूला बनता है an बराबर nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनकी अमाप असमान होती है आवश्यक नहीं है खालिस्तान आकृति कहलाती है। मतलब आकार तो दिखने में समान होते हैं लेकिन उनकी माप जो हम नापते हैं वो समान नहीं होती है, वो समरूप आकृति। फॉर एग्जाम्पल के लिए ताजमहल के 2 चित्र होते हैं तो ताजमहल हमें दिखने में एक जैसा रहता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो ये समरूप आकृति कहलाती है। और यदि इनकी माप समान होती है तो फिर वो सर्वांग सम कहलाती है, तो इसमें समरूप आएगा। बिंदु 4 और 0 अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अक्ष का आपको समझा देता हूँ। ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पर यदि मैं 4 की बात करूँ तो 4 यहाँ पर रहेगा और 0 यहाँ पर रहेगा। तो ये लाइन हमारी इस साइड जा रही, मतलब ये कौन सा अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। अब अगला वाला देखते हैं, 7वां वाला। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये 2 बिंदु पर कैसे? जैसे ये वृत्त बनाया है, यहाँ से मान लो एक छेदक रेखा निकल के गई तो एक बिंदु तो ये हो जाएगा और एक बिंदु ये हो जाएगा, तो इसे 2 बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति की जोड़ी। तो त्रिकोणमिति में हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर मन, तो कोसेक के साथ हमारा होता है कॉट, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला इसका सही रहेगा। अब अगला देखते हैं, हमारा दिया गया है सेक, तो सेक का उल्टा होता है हमारा कॉस, 1/cos, यह आंसर इसका सही रहेगा। फिर अगला वाला देखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ी का मिलान एक बार और रिपीट कर देते हैं आपको। कोसेक का हो जाएगा हमारा, कोस के साथ कोट होता है तो कोट स्क्वायर थीटा, सेक का 1/cos थीटा, फिर कोसेक का हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने त्रिकोणमिति के बेसिक जो वीडियो बनाया उनमें भी कंप्लीट है। और कोट 30 डिग्री का मान रहेगा √3, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, और यहाँ पर ये बचा हुआ लास्ट अंतिम मान आपका रहेगा 2, ठीक है, 48 डिग्री, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया। तो ये जोड़ी कवर करने के बाद हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चित्र बना हुआ है। चित्र में कहा गया है दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है जिसमें px के शून्यंक की संख्या हमें बतानी है। तो px में जहाँ ये लाइन है पूरी, ये लाइन कितनी जगह पे x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है? तो एक जगह पे, तो इसके शून्यंक रहेगा 1, तो इसका आंसर रहेगा 1 शून्यंक। अगला देखते हैं 2 चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। तो जिसमें 2 चर यानी x और y दोनों साथ में होते हैं, ax प्लस by प्लस c, ये इसका आंसर रहेगा 2 चरों में समीकरण। अब तीसरा वाला देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो इसके मूल की प्रकृति कैसी होगी? तो यदि विविधकर का मान 0 होता है, मतलब d बराबर हमारा 0 मान प्राप्त होता है, तो इसकी प्रकृति में मूल समान होंगे या दो मूल बराबर होंगे, या मूल हमारे समान भी हम लिख सकते हैं। मूल बराबर होंगे या मूल समान होंगे, है ना। और बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में कैसा लिखना है मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला हम देखते हैं शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र, तो यहाँ पर देखते हैं शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ये रहा शंकु के आयतन का सूत्र। अब यहाँ पर हमें कहा गया है समांतर माध्य ज्ञात करना, 3 3 4 5 5, तो इन सभी के बीच में हम जोड़ देते हैं। तो सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और सभी में जो जितनी भी संख्या उतना भाग लगा देते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 हमारा 20, तो 20 बटा, और टोटल संख्या हमारी 5 है, 4 पंजे 20। तो इसका माध्य जो हमारा प्राप्त हुआ, एक शब्द में उत्तर देना है, तो हमने सोल्व करके आपको बताया 4 इसका आंसर रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होगा?
तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 रहता है। अब ये पेपर आपको मैं बता देता हूँ, ये पेपर सत्य सत्य, तो सत्य सत्य को भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, फिर हमें आपको लिखना सिखाना है कि आपके एग्जाम में आपको मैथ्स के पेपर में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो Q और R विद्यमान है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बराबर है R के और B से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई R वर्ग, जहाँ R इसकी त्रिज्या, ये वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग नहीं होता है और 2 परिधि में होता है, तो इसका रहेगा आपका असत्य। अगला देखते हैं तीसरा वाला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R वर्ग होता है, जहां गोले की त्रिज्या R है, तो ये भी आपका रहेगा असत्य। अगला देखते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध, ये रहेगा, तो संबंध ये नहीं होता है, तो ये भी रहेगा आपका असत्य। पांचवा वाला देखते हैं, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये आपका रहेगा सत्य, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। प्रायिकता का मान क्या होता है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P बराबर 0 के बराबर या P 0 के 1 के बराबर, तो यहाँ पर 0 किसी भी प्रायिकता का मान कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी किसी भी प्रायिकता का मान 0 नहीं होता है। इसके लिए इसकी कंडीशन यदि बनती तो ऐसी बनती, 0 से बड़ा आएगा या तो पॉइंट में आएगा 0.5, प्रायिकता 0 से बड़ी आएगी या 1 के बराबर हो सकती, ये कंडीशन होती, तो इसका ये भी आपका ऑप्शन रहेगा आपका असत्य। तो पहला और हमारा पांचवा सत्य है, बाकी सारे के सारे असत्य हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन और 4 अंक के क्वेश्चन। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर को हल करके लेकर आया हूँ और क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको एग्जाम में उन क्वेश्चन पेपर को लिखना है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 13, 14 तक आपके 2 अंक के दिए हैं, 15वां क्वेश्चन भी 2 अंक का है और बाकी 16, 17, 18, 19 प्रश्न तक आपके 3 अंक के दिए हैं और 20 से 23 तक के प्रश्न आपके 4 अंक के। ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको यहीं पर कॉपी में कैसे लिखते हैं वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अपने साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अब आपको मैं प्रश्न सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ, 2 अंक के अथवा और सारे के सारे प्रश्न ही इनके सॉल्व करूंगा। 46 प्रश्न हैं आपके वो पूरे के पूरे, तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय रहेगा और इस 3 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव 1 अंक के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो किस प्रकार से लिखने हैं, तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर डालना है और ऐसे आपकी कॉपियों में प्रश्न क्रमांक 1 का A, B इस प्रकार से आपको मैंने ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको आपकी कॉपी में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 के जो हमने आपको जो प्रश्न के सॉल्यूशन दिए, जो रिक्त स्थान के थे, उनके सॉल्यूशन के उत्तर भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताए हैं। तो यहाँ पर 7 आपके आंसर दिए हैं, ये मैंने लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक तीसरे में जो जोड़ी थी उसको कंप्लीटली मैंने यहाँ पर लिख के बता दी है, आप उस पेपर को देख लें और उस पेपर के माध्यम से समझें। अब एक वाक्य या एक शब्द में आपके उत्तर दिए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से, इसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हमारे टोटल 7 दिए हैं। हमसे थोड़ी लिखने में एक जगह मिस हुई है, यहाँ पर हमने शंकु के आयतन का फार्मूला नहीं लिखा है, जो कि शंकु के आयतन का फार्मूला जब मैंने ऑब्जेक्टिव समझाया था तब लिख दिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पर हम माध्य माध्यक का भी निकाल के बता दिया हमने और निश्चित संभावना उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब सत्य सत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके 5 सत्य सत्य दिए हैं, जिनमें से हमने आपको पहला और 5वां सत्य बताया था और छठा वाला भी इसका असत्य रहेगा, क्योंकि हमने प्रायिकता की कंडीशन बताई कि प्रायिकता कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि निश्चित जो प्रायिकता होती है वो 0 से ज़्यादा बड़ी होती है और जो 0 हो जाती है वो तो प्रायिकता अनिश्चित होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है और 1 भी उसकी प्रायिकता हो सकती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब हम छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे वाले प्रश्न में हमारा कहा गया है, एक मिठाई विक्रेता ने 420
काजू की बर्फ़ी है, जिसमें से 130 बादाम की बर्फ़ी है, जिनमें किन्हीं एक ढेरी लगानी है, तो उसमें 430 में से 130 की जो ढेरी लगानी है, तो हम यूक्लिड विभाजन से इसका भाग लगाया हमने। तो भाग लगाने पर पहली बार 3 बार ये आपका चला गया भाग लगाने पर। फिर इसके बाद हमने देखा कि वहाँ उसको जब 420 में से 390 को घटाया, 30 बचा, 30 का भाग हमने 30 में लगा दिया 100। तो हमारा जो लास्ट बार जो पूरा का पूरा कटेगा वो 10 बार कटेगा, और यहाँ पर मैंने यूक्लिड विभाजन करके बता दिया आपको। इस प्रकार से आपको इस सवाल का, अब इसके और वाले सवाल में कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक संख्या q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या q+1 के रूप में हो सकती है। तो हम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a मान लेंगे, जहाँ पर 2q+1 के रूप में होगी, तो b बराबर 2। इसकी कंडीशन ये होती है कि हमारा जो मान होता है 0 और 2 के बीच में रहेगा, तो 0 भी रहेगा और 2, क्योंकि 2 से यहाँ मान छोटा रहेगा r का, तो 2 कंडीशन बनेगी इसकी 0 और 1। तो स्थिति जो फर्स्ट होती है वो a बराबर BQ+R में रखेंगे। तो r का मान हमारा 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया 2q, और 2q एक सम संख्या है। और अगली वाली स्थिति को देखते हैं, सेकंड स्थिति में 1 रखा, तो 2q एक सम पूर्णांक संख्या होगी, 2q+1 विषम पूर्णांक संख्या, क्योंकि यह 2 से पूरी पूरी कट जाती है। अगला वाला 7वां वाला प्रश्न दिया है, जो कि 2 अंक का प्रश्न है। 7वें वाले प्रश्न में एक हमारा समीकरण दिया है, उस समीकरण को आपको सोल्व करना है, उसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें इसको पहले टुकड़े करने पड़ेंगे, तो गुणा करने पे हमें 6 आना चाहिए और जोड़ने पे हमें 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 2 5, उनके दोनों के 5 के फैक्टर बनाए, दोनों को कॉमन लिया, कॉमन निकालने के बाद इसको यहाँ से हमने शून्यंक ज्ञात करे, तो दोनों के बराबर में 0 लिख दिया। ये आप चाहो कॉपी में आप या नहीं लिखो तो इन दोनों के बीच में डैश लगा देना। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है, दिया है अतः। और यहाँ अथवा तो मैंने सॉल्व इसलिए करके बताया क्योंकि आपका संपूर्ण पेपर मुझे सॉल्व करना था। आप लोग अथवा के क्वेश्चन, आपके एग्जाम में अथवा का क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है, दोनों में से एक हल करना है। यदि आपके एक द्विघात बहुपद के शून्यंक दिए हैं 5 और 2, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर इंटू है, ये थोड़ा सा हमने लिखने में मिस्टेक कर दी है। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है, तो हम जानते हैं अल्फा एक्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम 5 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 रखेंगे। तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है। 2 अंक का सवाल है। अब 8वां वाला प्रश्न देखते हैं। 8वें वाले प्रश्न में कहा गया है कि यदि हमें a का मान 5 दिया है और d का मान हमारा -5 दिया है सर्वांतर, तो हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद ज्ञात करने हैं, तो a1 का मान हमारा निकलेगा a प्लस डी व्यापक रूप होता है, तो यहाँ पर हमने मान रखा 5 में से 5 को घटाया 0। इसी प्रकार इसमें रखा, इसमें और उसमें, तो तीनों हमारी क्रम से श्रेणी 0, -5, -10 और -15 के 4 पद प्राप्त हो गए। 8वें सवाल का अथवा देखते हैं। तो 8वें सवाल के अथवा में हमें कहा गया है कि एक श्रेणी दी है हमारी 2, -2, -6 और -10 के अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 पद दिए हैं और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 5, 6 और 7। तो जब 5वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र से एक कम हो जाता है, a+4d, a+5d और a+6d, a+7d। यहाँ पर d की जगह पे मैं 4 रखूँगा, क्योंकि सर्वांतर मैंने निकाला। दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं, तब जाके हमारा क्या प्राप्त होता है, सर्वांतर प्राप्त होता है। तो ये हमने सर्वांतर प्राप्त करने के बाद इन सारे मानों को रखा और आपको सोल्व करके बताया। अब अगला देखते हैं 9वां वाला क्वेश्चन। 9वें वाले क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। तो जो हमने कर्ण यहाँ पर माना है AC हमारा 10 मीटर है, तथा उसको जमीन से टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। तो खिड़की की जो हमें सीढ़ी से दूरी ज्ञात करनी, मतलब ये चित्र हमारा बना हुआ है। इस चित्र में हम देखते हैं ये AC हमारी सीढ़ी है और इसकी ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी 8 मीटर की दी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें BC ज्ञात करनी है। तो हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC है, AC की जगह पर हमने 10 रख दिया और AB की जगह पर 8 रख दिया। तो 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64, 64 बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 100 में से 64 यदि घटाएंगे तो 36 बचेगा, और 36 में 6 का वर्ग। तो यहाँ पर दीवार से सीढ़ी की जो दूरी है वो 6 मीटर की रहेगी। अब इसके और वाला प्रश्न दिया है इसी के अथवा में, जो कि हमारी थेल्स प्रमेय की सहायता से हम इस सवाल को करने वाले हैं। यहाँ पर चित्र में दिया है, चित्र बना हुआ है उस प्रश्न में भी, और आपको कह दिया कि इसके समांतर है, जैसा मैंने आपको दिया है करके लिख दिया। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों का, और ये वाला अनुपात बराबर होता है। तो हमने मान रख दिए इनका, फिर हमने क्रॉस गुणा कर दिया इसका इधर,
अब क्रॉस गुणा करने के बाद यहाँ 18 का दशमलव था वो हट गया और 72 के नीचे का दशमलव हमने हटाने के लिए 10 लिख दिया, तो 24/10 आया और यहाँ पर दशमलव लग गया 2.4। अब आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अगला वाला 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में हमें ए, बी और सी के मान दिए हैं और के का मान ज्ञात करना और कहा है समरेखी। तो समरेखी ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर में 0 रखना पड़ेगा। तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको समझा दिया है पहले वाले वीडियो में, तो डायरेक्ट हमने क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लिखा। क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखे, 1/2 को 0 के बटे में ले गए, तो ये तो 1/2 तो आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 के ये 18 और 6 24 हो जाए, 24 कैंसिल, 0 के बटे में 4 चला जाएगा, तो के का मान हमारा 0 आ जाएगा। अब 10वें का अथवा देखते हैं। तो 10वें के अथवे में कहा गया है पी बिंदु दिया है x और y, ए बिंदु 7 और 1 और बी बिंदु 3 और 5 समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब पी ए बराबर हमारा पी बी होता है, तो पी ए बराबर हमने पी बी लिख दिया। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में फिर दूरी का सूत्र लगा दिया, x2 - x1। यहाँ दूरी का सूत्र लगाने के बाद इन दोनों को काट दिया और x y के रूप में पूरे समीकरण में हमने भाग लगा दिया। अब 11वें वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें वाले प्रश्न को मैं आपको संपूर्ण समझा देता हूँ। उस प्रश्न में लिखा है कि यदि आपका ए 6 और 1 दिया है, बी आपका 8 और 2 दिया है और सी आपका 9 और 4 दिया है और डी का मान हमारा दिया है पी और 3, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, मैंने आपको लिख दिया कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके विकर्ण बराबर होते हैं। तो ए सी यहाँ पर विकर्ण हमारा एक तो ये रहेगा ए सी और विकर्ण हमारा रहेगा बी डी, तो ये दोनों विकर्ण बराबर है। तो इनके मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x2 - x1। तो यहाँ से 6 + 9 लिख दिया हमने और यहाँ पर हमने उसी के अनुसार इधर भी लिख दिया। तो दोनों की p और p की हम तुलना कर देंगे तो हमें p बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 11वां। तो यहाँ पर 11वें का अथवा देखते हैं। 11वें के अथवा में हमें अनुपात जो विभाजित करना है, a और b के मान दिए हैं, उनका मान निकालना है। a बराबर में जो माना ये है जो k अनुपात 1 में या m अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, इन सूत्र में हमने मान रखे उस सवाल के और यहाँ पर हमने तुलना की। जैसे मान रखा तो आगे वाले के मान की तुलना इससे 4 से कर दी, उसकी 6 से। तो मैं एक केवल x अक्ष वाला मैंने हल करके बताया है, इसका क्रॉस गुणा यहाँ पर कर दिया। क्रॉस गुणा करने के बाद जोड़ घटाना कर दिया, बटे में m1 के बटे में m2 को ले गए और 2 के बटे में 7 को ले गए। यहाँ पर हमारा अनुपात 2:7 प्राप्त हुआ। यदि हम किसी के दिमाग में ये भी होता है कि सर इसकी करते तो ये करते, तो इसका भी हमारा ये का ये अनुपात प्राप्त होता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 12वां वाला क्वेश्चन। तो 12वें वाले क्वेश्चन में आपका कोस 85 प्लस कोस 75 दिया है, उसको 0 और हमें उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं, साइन 90 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो हमें 85 प्राप्त हो जाएगा और फिर 90 में से 15 घटाएंगे 75। हम जानते हैं सूत्र साइन 90 - थीटा कोस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारा 5 है। फिर यहाँ पर कोस 90 - थीटा साइन थीटा होता है और यहाँ थीटा की जगह पे 15 है। तो यहाँ पर हमें 0 और 45 के बीच के कोण लाने थे, तो यहाँ 5 डिग्री और 15 डिग्री, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसका और वाला देखते हैं 12वें का। तो 12वां के और वाले में क्या लिखा हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक 20। तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे 90 - थीटा से। तो 90 - थीटा से चेंज किया तो यहाँ पर सेक 90 - 4a, सेक से सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा। वैसे काटना नहीं है पर सिंपली वो हट जाता है। फिर बराबर के इधर पक्षांतरण किया तो a वाली एक तरफ कर ली, माइनस का 4a और माइनस का a 5a हो जाएगा 110। 110 में यदि मैंने 5 का भाग लगाया तो हमें कोण a बराबर 22 डिग्री प्राप्त हो गया। 13वें वाले सवाल को मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो 13वें वाले सवाल का एक चित्र हमारा दिया हुआ है, डायग्राम यहाँ पर अथवा वाला का, ठीक है। तो हम पहले त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण 30 डिग्री का बना है। तो सिंपली सूत्र में मान रखेंगे, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 अंक के सवाल चल रहे हैं, थीटा मान रखा, काटापीटी करी और 88 में 21 का भाग लगाया। तो यहाँ पर वृत्त के त्रिज्याखंड का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, भुजा दी हुई है, ये पूरा का पूरा वर्ग दिख रहा है जिसकी चारों भुजाएं समान होती, थोड़ा हमसे बनने में गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इस भाग का, तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ छायांकित भाग 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 196 में से 54 को घटाया तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार 14वां सवाल है। तो 14वें सवाल हमें हमारा को बोला गया है कि कंचे, तो कुल कंचे हमने निकाल लिए और कुल कंचों की संख्या 17 हो गई। हरे कंचे ना होना, तो जब हरे कंचे नहीं हैं तो सफ़ेद और लाल कंचे होंगे, तो सफ़ेद और लाल कंचे टोटल हो जाएंगे हमारे 13। तो ये 13/17 इसका
आंसर आ जाएगा। फिर अगले वाले सवाल में कहा गया है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 से बड़ी संख्या हमने लिख के बता दी, 5 और 6 होती है, और प्रायिकता P बराबर एन ई बटा एन एस होता है, 1/3 इसका आंसर। 4 से छोटी है उसके बराबर, तो यहाँ पर 4 ही संख्या होगी, दोनों के आंसर हमने लिख दिए। अब 15वां वाला प्रश्न फेंकते हैं, देखते हैं हम कि एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम क्या होंगे। तो एक सिक्के को हमने उछाला, उस सिक्के को उछलने पर हमें 2 परिणाम प्राप्त होंगे, एक तो चित होगा और एक पट्ट प्राप्त होगा। तो हमने हेड और टेल लिख के आपको बता दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर उसने कहा चित आने की, तो हेड एक है और टेल भी एक है, तो 1/2 दोनों के आंसर रहेंगे। फिर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें दी है, तो यहाँ पर हमें किसकी निकालनी है, P बराबर P प्लस P बार, तो बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा 0.3 बचेगा, 0.38 हमारा बचेगा। जब यहाँ पर मैच संगीता 0.62 जीती थी, अब यहाँ पर आपकी जो रेशमा है वो जीतेगी 0.38% मैच जीतेगी। अब हमारा 16वां सवाल, 16वें सवाल से हमारे 3 अंक के प्रश्न हो गए। एक वर्ग समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण को हमें हल करना है, सीधा सीधा उसमें हल करने को बताया है, या तो गुणनखंड करने हैं या उसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो तोड़ने वाला सवाल है, हमने तोड़ दिया, आपके इसके गुणनखंड प्राप्त करने पर 2 शून्यंक प्राप्त हुए। अथवा वाले सवाल में हमें के का मान ज्ञात करना है जब मूल समान होंगे वास्तविक। तो यहाँ तुलना करी हमने इसकी समीकरण से, तो x स्क्वायर के गुणांक में रहेगा वो a का मान रहेगा, b आपका रहेगा -2 के, और c रहेगा आपका 6। विविध कर का सूत्र लगाया हमने, d बराबर b स्क्वायर -4ac। यहाँ पर वर्ग किया, कैसे के कैंसिल, k बराबर 4 छंग 24। अब हम 17वां वाला सवाल देखते हैं। 17वां भी 3 अंक का सवाल है। 17वें वाले सवाल में कहा है 2 अंक की कितनी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर 99 पे खत्म होती है। 99 और 96 5 से कटता नहीं, तो अंतिम पद इसका 95 बचेगा। तो a बराबर 10, d बराबर 5 और an बराबर 95, और n हमें ज्ञात करना। तो हमारा सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा an का मान, हमारा जो अंतिम पद है वो 95 है और a का मान 10 है। n का मान हमें ज्ञात करना है, 10 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो हो जाता है माइनस का हो जाता है, तो 85 बचता है, और 5 को बराबर के उधर तो प्लस का हो जाता है, तो 85 में 5 को जोड़ देते हैं 90। 90 में यदि हम 5 से भाग लगाते हैं तो 18 से डिवाइड चला जाता है। फिर यहाँ पर हमारी AP दी हुई है, AP में कहा गया है हमें n का मान ज्ञात करना। तो ये भी सेम वैसा का वैसे ही सवाल है। मैंने इस पेपर के माध्यम से संपूर्ण आपके इस पेपर का सॉल्यूशन किया है, आपकी एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्न 46 प्रश्न को आपको करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने हैं, और आपकी एग्जाम में अच्छे अंक आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। अच्छे अंक हम आपको लाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी प्रकार हम बोर्ड एग्जाम पेपर के सारे प्रश्न पत्र के पेपर आपको देते रहेंगे। ये हमारा 18वां वाला प्रश्न दिया है। तो 18वें वाले प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर हमें चित्र दिया है, चित्र के माध्यम से हम समझते हैं इसको कि चित्र में हमें कोण दिए गए हैं। तो कोण में यहाँ पर कोण से संगत कोण बराबर होते, संगत कोण ये दिया है, और समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना कर दी। और यदि हम देखते हैं 2 कोण यदि समान होते हैं और उनकी भुजा समान, तो वहाँ समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर यहाँ पर थेल्स प्रमेय देखते हैं। तो थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने इनको पलट के लिख दिया और दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने पर हमें पूरी की पूरी भुजा कितनी, ये जो BD AD के बराबर है, तो ये हमारा AB के बराबर, EC AE प्लस, तो ये AC के बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसका भी सॉल्यूशन किया है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। 19वां वाला प्रश्न, तो 19वें वाले प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो हमें सिंपली इसमें बताना है, माना केंद्र O है तथा उसकी स्पर्श रेखा AB है, वहाँ बिंदु P पर स्पर्श करती है। यदि संभव हो सके तो PQ रेखा AB पर समकोण बनाती है। केवल हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक समकोण प्राप्त हो जाए, लेकिन जो ऐसा संभव नहीं है। अब स्पर्श रेखा कहाँ पर, P पे तो 90 का कोण बनाती है, लेकिन किंतु हम ऐसा कि इस साइड भी ये जो रेखा आ रही है वो भी 90 का कोण बना ले, केवल कल्पना कर रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र से यदि स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाता है तो उसे वहाँ बराबर भागों में या फिर उस पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण होती है। अब हम अगले प्रश्न जो इसके अथवा वाला है उसमें बिंदु A दिया है, बिंदु A से जो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 5, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, आंसर हमारा निकल जाएगा। 20वां वाला प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। स्पेशल में यदि आपको समीकरण में लिख के दे, 4 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, तो हम इसको प्रतिस्थापन से करेंगे, विलोपन की बोले तो विलोपन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 समीकरण दिए, दोनों समीकरण में से एक समीकरण को लिया,
समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखा। समीकरण नंबर 1 में रखने पर इनका अंदर क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा y का मान निकाला तो y का मान हमारा 2 प्राप्त हो गया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखा। अब यहाँ पर x और y के मान 1 और 2 आए तो इनकी जांच करके बता देते हैं। किसी भी एक समीकरण को उठा लो, उस समीकरण में x और y के दोनों के मान रख दो। x का मान हमारा -1 आया है और y का मान 2 आया है। सोल्व किया तो हमें 3 बराबर 3 जो कि हमारे मान सही है, क्योंकि हमारी एग्जाम में कोई उत्तरमाला नहीं होती इसलिए हम इसका जांच भी कर सकते हैं। इसके अथवा में हमें एक p का मान दिया है जिसमें हमें समीकरण में बोला गया है कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। a1 b1 और c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो गए हैं। इनके हम देखते हैं युग्म का एक अद्वितीय हल। तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त है दोनों का हम क्रॉस गुणा करते हैं, 4 दूना 8 और ये p 2p, तो यहाँ पर बटे में चला जाएगा 4, तो p डज नॉट इक्वल टू 4, ये इसका आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं 21वां वाला प्रश्न। तो 21वां वाले प्रश्न में हम ध्यान से समझते हैं, इनकी रचनाएं लिखनी है। तो हमारा 7.6 का एक रेखाखंड खींचना था और उसको 5:8 में विभाजित करना था। तो 5 और 8 13 होते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 7.6 का एक रेखाखंड खींचा और यहाँ से हमने कितने खंड बना लिए, इसके 13 खंड प्राप्त कर लिए। अब जैसे हमने 13 खंड प्राप्त किए तो इनके छोटे छोटे समान, इस प्रकार से समान ये हमने लगाया ना, ये समान प्रकार का समान हिस्सा खुला हुआ होना चाहिए और 13 बार इसको हमने लगा दिया। तो a1 a2 ऐसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से एक प्रकार रखा, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से यूँ हम एक लाइन खींच देंगे पेंसिल से समान, और इसी लाइन की 5 से रखने के बाद यहाँ से एक लाइन काटेंगे। फिर यहाँ से लेने के बाद यहाँ, तो दोनों पर चाप काट देंगे जो कि समांतर होगी। सबसे पहले इसकी रचना हमने लिख के बता दी। ए बी रेखाखंड खींचा 7.6 का, न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची, उसको 13 अनुपात में विभाजित किया। A13 से हमने B को मिलाया और जो B5 है वो B डैश के समांतर, B5 B डैश AB के समांतर है, जो आपका A13 और B है। अब इसी प्रकार उसके अथवा वाला प्रश्न है, उसका भी मैंने आपको चित्र बना के बता दिया। ये दोनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 अंक में इसके आने की संभावना है। हमने इस वीडियो में संपूर्ण पेपर को आपको सॉल्यूशन किया है। ये वीडियो का 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न 4 अंक का है। प्रश्न में कहा गया है हमारे 2 घन हैं, 2 घन के आयतन हमारे 64 सेंटीमीटर है। अब 64 सेंटीमीटर हमारे घन के आयतन है तो दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया। तो पहले घन की यदि भुजा प्राप्त हो जाए तो हमने आयतन से भुजा निकाल ली और इनकी विमाएँ क्योंकि घन की है तो 4 और घनाभ जोड़ने के बाद हमारी लंबाई जो होगी 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और HL। इसमें मान रखा, मान प्राप्त हो गया। मान रखने के बाद हमने यहाँ पर 32 16 इनको जोड़ने के बाद 80 का गुणा कर दिया 160, जो कि इसका मान प्राप्त हो गया क्षेत्रफल के रूप में। इसके अथवा में दिया गया है यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसकी एक मिट्टी का जो है उसको शंकु के आकार का बना दिया गया, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। जब भी कभी एक से दूसरे आकार में बदलना है तो दोनों को बराबर में रखना पड़ेगा। यहाँ गोले का आयतन लगा दिया, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली, दोनों का मान रखा, दोनों को हल किया तो यहाँ 6 गोले की त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से बताया है। प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य निकालना है यहाँ पर पूरा लिख दिया है। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। पहले 45 में 55 को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो बारी बारी से हमने 50 60 70 80 निकाल लिए। फिर FI XI का आपस में गुणा कर दिया, फिर इनका सिग्मा निकाल लिया योग, और प्रत्यक्ष विधि से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब इसके अथवा में बहुलक वाला आता है, तो बहुलक वाले सवाल को देख ले। इस प्रकार से ये सवाल आपकी एग्जाम में दिया रहेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी आवृत्ति रहेगी उसको F1 मानेंगे, F1 के ऊपर वाली आवृत्ति को F0 और F0 के नीचे F1 के नीचे वाली को F2 सूत्र में मान रखना है। बहुलक का सूत्र आप लोगों को आना चाहिए। फिर हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर जो 8 है उसके सामने वाली जो लिमिट है वो L1 कहलाएगी और दोनों का अंतर है वो H कहलाएगा। तो दोनों का अंतर है हमारा 2, सूत्र में मान रखा, जोड़ा घटाया, हमें बहुलक 3.28 प्राप्त हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न लिखने और किस प्रकार से 2 अंक और किस प्रकार से 4 और 3 अंक के और ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे और पुराने वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि मैथ्स के पेपर के लिए आपकी तैयारी के लिए कारगर साबित होंगे। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे हम आपको। टाटा बाय बाय।